हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 की। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी टॉपिक कवर अप करे होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों और इस लेक्चर के बाद आप और ज़्यादा अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, इंडस्ट्रियल लॉ कंपनी एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्कोप है, पहले इसको हम स्टडी कर लेते हैं। द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ओके, इट केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1924। यानी कि जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट extend to whole of India. It is applicable in whole of India. First thing. Second one, it came into force 1st of July 1924. ठीक है, if we are talking about the formation, Employee Compensation Act 19 formed in 1923 and apply and came into force in 1st of July 1924। यानी कि 1st of July 1924 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया। ठीक है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में। इट इज़ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। यानी कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है एम्प्लॉयर के साइड पे, किसको, एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस एक्ट में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनसेशन यानी कि कंपनसेट किया जा रहा है किसको, वर्कर्स को, इन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर मैनर में और पर्टिकुलर सिचुएशन में। जब भी कोई भी प्रॉब्लम वर्कर के साथ हो रही है या कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो इस केस में क्या है, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि भाई एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि वो अपने जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। Impose statutory liability upon the employer to discharge his moral obligation toward employees when they suffer from physical disabilities or disease। ओके, तो वर्कर्स को अगर कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो रही है, कोई डिसीज हो रहा है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट या फिर अदर पार्ट्स भी हो कि हम कह सकते हैं, इन दैट केस इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू कंपनसेट देयर वर्कर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और वही चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी की गई है। इम्पोज स्टैचुरी लाइबिलिटी अपॉन अ एम्प्लॉयर टू डिस्चार्ज हिज मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड एम्प्लॉयज व्हेन दे सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज और डिसीज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डस वर्किंग कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे एक सेकंड वर्ड और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हैजार्डस वर्किंग कंडीशन मीन्स टू से अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क डन बाय द वर्कर्स इन देयर फैक्ट्रीज। ठीक है, कोई भी क्रिटिकल वर्क किया जा रहा है जो जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंसिडेंट के, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैजार्डस। और स्टूडेंट्स, फैक्ट्री एक्ट 1948 में हमने हैजार्डस प्रोसेस को प्रॉपर्ली डिफाइन भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं जहाँ आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा कि भाई हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, अभी डिटेल में मैं क्लियर नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फिर। तो कोई भी एक इस तरीके से जहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टास्क किए जा रहे हैं और बहुत सारे चांसेस हैं किसके, इंसिडेंट के। जैसे कि किस एग्जांपल कोट कर देता हूँ, केमिकल की कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री जिसमें केमिकल का काम किया जा रहा है, तो वो हैजार्डस वर्किंग में आता है। तो इस तरीके के जो भी काम किए जा रहे हैं और वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि भाई वो अपने वर्कर को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, उनको कंपनसेट करे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो रही है या कोई डिसीज हो रहा है, तो उस केस में हमें उन्हें क्या करना है, कंपनसेट करना है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द एम ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड क्विक एंड चीपर डिस्पोजल रिलेटिंग टू कंपनसेशन विच इज नॉट पॉसिबल इन कंपैरिजन। ठीक है, यानी कि क्विकली वी हैव टू टेक द एक्शन एंड वी हैव टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी और कंपनसेट द वर्कर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, द एम एक्ट इज प्रोवाइड क्विक एंड चीपर डिस्पोजल रिलेटिंग टू द कंपनसेशन विच इज नॉट पॉसिबल इन द कंपैरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। तो जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 है, इट इज़ एप्लीकेबल इन माइंस,
ठीक है, यानी कि जो खाने हैं जहाँ जैसे माइंस होती हैं बहुत सारी, वहाँ पे भी इस एक्ट को एप्लीकेबल किया गया है। फैक्ट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस या प्रेमिसेस, ठीक है, तो फैक्ट्रीज में ही एप्लीकेबल है। प्लांटेशंस, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, ओके, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे, शिप और सर्कस, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्स यूनियन इन दैट देयर compensation act is not applicable. Employees covered by ESI Act 1948, ठीक है। The factories and the workers who cover under ESI Act, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट बेनिफिट अवेलेबल, कैजुअल वर्कर्स और वर्कर्स एम्प्लॉय अदरवाइज देन द एम्प्लॉयज ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि कैजुअल वर्कर्स के लिए या फिर वर्कर्स एम्प्लॉय अदरवाइज देन द फॉर एम्प्लॉयज ट्रेड और बिजनेस, ओके। तो इन सब लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के कुछ डेफिनेशंस की, उन डेफिनेशंस को हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन whose employment is casual nature, who is employed otherwise than the purpose of employer, trade or business, who is railway servant, section 3 Indian Railway Act 1989, master seaman, member of crew, a captain of aircraft, a person recruited as a driver, helper, mechanic, cleaner other than who appointed under prescribed rule, they are known as employees under section 2 subsection 1 or D. Employer include any body of person whether incorporated or not, managing agent, person with whom the employee has entered into the contract of service. तो जिसके द्वारा वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, दे आर नोन एज एम्प्लॉयर, ओके। डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं। डिसेबलमेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट की। डिसेबलमेंट इट मीन्स इनेबिलिटी और इनकैपेसिटी टू वर्क, ओके, यानी कि इनेबिलिटी, वर्कर्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर वर्क, ओके, दे आर नॉट कैपेबल टू डू देयर टास्क, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसेबलमेंट बोल रहे हैं। इट मीन्स इनेबिलिटी और इनकैपेसिटी टू वर्क में बी टेम्परेरी और परमानेंट, जो कि क्या है, या तो टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है। या तो आप टेम्परेरी इनेबल हैं, इनकैपेबल हैं टू वर्क टू डू देयर वर्क, या फिर आप परमानेंटली क्या हो गए, इनकैपेबल हो गए, इनेबल हो गए टू परफॉर्म देयर अर्निंग फैक्टर्स। तो इसको हम यहाँ बोलते हैं डिसेबलमेंट, ओके। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसेबलमेंट की। पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। पार्शियल डिसेबलमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1G। पार्शियल डिसेबलमेंट वेयर द डिसेबलमेंट इज अ टेम्परेरी नेचर, यानी कि टेम्परेरी नेचर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पार्शियल डिसेबलमेंट की। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स द वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ अ टेम्परेरी नेचर। टेम्परेरी आप क्या है, काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक और चीज मैं बता दूं आपको, अबव 3 days होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 दिन से कम में आप रिकवर हो पा रहे हो तो उस केस में आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अगर 3 से ज्यादा दिन हो रहे हैं और पार्शियल आप डिसेबलमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिसेबलमेंट, ओके। तो पार्शियल डिसेबलमेंट डिफाइन एज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1G। इट मीन्स वेयर द डिसेबलमेंट इज अ टेम्परेरी नेचर, यानी कि आप कुछ काम के लिए आप क्या हो गए, इनकैपेबल हो गए, इनेबल हो गए टू डू देयर वर्क। और सेकंड है टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट में हम बात कर रहे हैं किसकी, टोटल डिसेबलमेंट मीन्स वेयर डिसेबलमेंट इज ऑफ परमानेंट और इनकैपेसिटी एंड एम्प्लॉयज फॉर ऑल वर्क विच ही वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट टाइम, यानी कि आप परमानेंटली क्या हो गए, डिसेबल हो गए, इनकैपेबल हो गए, इनेबल हो गए टू डू देयर वर्क,
और अर्निंग परफॉर्म देयर अर्निंग फंक्शंस। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल डिसेबलमेंट की। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने बहुत सारे लेक्चर टॉपिक कवर अप कर लिए। ठीक है, जैसे कि क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का। ओके, और उसके बाद वेरियस डेफिनेशंस वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। सॉरी, ओके, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हों। और स्टूडेंट, आपका कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ अपना रिस्पांस दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मेंशन करें। कोई और टॉपिक आपको समझना हो, कोई अदर ऐसा टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ आप वो भी मुझे कन्वे करें, ताकि मैं उस पर भी एक लेक्चर डिलीवर करूं। ठीक है, यानी कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके टाइम पे क्लियर होने चाहिए, सॉर्ट आउट होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम्स। तो अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। और साथ के साथ जो भी ये आपका जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्री लॉ, इसमें हम 5 से 6 एक्ट कवर करेंगे। सारे ही एक्ट हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने हैं, ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मेन में जो फर्स्ट यूनिट में जो एक्ट है मेन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे किसकी, कंपनसेशन एक्ट की, वेजेस एक्ट की, ग्रेचुटी एक्ट की। ये सारे एक्ट हमारे सिलेबस में हैं, तो इन्हें हम कवर करेंगे अंडर यूनिट 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ओके, प्रोविडेंट फंड एक्ट भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1952। ओके, थैंक यू आज के टॉपिक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।